इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने से पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली चार्ज होते क्या हैं, चार्जेस होते क्या हैं और उनका जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली क्या होता है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी हो रही है। जी सर। ठीक। तो चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं, अब हमने थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी जानते होंगे कि भाई एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक। अब होता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म समझा दूं। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, फिर हम चार्ज के ऊपर आते हैं। अब वो बात कुछ इस तरीके से है कि मिसाल के तौर पर एक नेगेटिव चार्ज, किसी भी बॉडी के ऊपर दो किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो बॉडी एटम की बनी हुई है, तो एटम के पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक। एसेंशियल आइडिया बेसिकली क्या है? एसेंशियल आइडिया ये है कि एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि क्योंकि ये एटम का हिस्सा है, मिसाल के तौर पर एक बॉक्स है, उस वो एटम का बना हुआ है, एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा। ठीक। ऐसा कतन नहीं होता है। एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है जो हमारे पास एनर्जेटिक चार्ज है, जब ये अपनी जगह छोड़ता है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज को जब मैं इधर से छोड़ूंगा तो ये पीछे एक वैकेंसी क्रिएट करके जाएगा, एक खाली जगह छोड़ के जाएगा। अब इसने जो वैकेंसी क्रिएट की होगी, वो वैकेंसी उस जगह के ऊपर एक होल बन जाएगा, मतलब यूं समझ ले एक सीट खाली हो जाएगी। वो सीट जो खाली होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए होती है ताकि वो अगले नेगेटिव चार्ज को, किसी और इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर सके। ठीक। ये एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप ये ना समझते रहे सारे उसमें के अंदर के ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे खाली सीट छोड़ के जाता है, वैकेंसी छोड़ के जाता है। वो वैकेंसी जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सही है, और उसे हम होल कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम चार्ज के ऊपर। चार्ज एक्चुअली होता क्या है? चार्ज क्या होता है? a property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric or magnetic field। जब भी हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस एक्सपीरियंस फोर्स, जो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, वो ड्यू टू इट्स चार्जेस होती है। उसकी बॉडी के अंदर, उस बॉडी के अंदर जो चार्जेस मौजूद होते हैं, उस चार्जेस की वजह से होती है। चार्ज का यूनिट है बेसिकली हमारे पास कूलम होता है। अब पूरी नेचर के अंदर दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। सिर्फ दो चार्जेस ही यूनिवर्स में पाए जाते हैं, हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और चार्ज का मैयर करने का, चार्ज का मैग्नीट्यूड, उसकी पावर कितनी है आम जबान में अगर हम कहें, वो मैयर करने का जो ऐसा यूनिट है वह कूलम्स है। ये कूलम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर था। ठीक। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस देयर आर, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक या तो पॉजिटिवली चार्ज होती है या तो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इनका सिंपल सा मैकेनिज्म है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो भी सेम चार्जेस आमने सामने आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आए या नेगेटिव नेगेटिव आए, जब भी लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस आएंगे, वो एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं। ये सिंपल सा इनका यूनिवर्सल सा मैकेनिज्म है। ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जब भी आमने सामने आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इधर देख लें, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव विल आल्सो रिपेल ईच अदर बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और जब चार्ज की हम बात करते हैं तो बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि वे चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। और चार्जेस इन चार्ज इज अ कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज का कंसेप्ट थोड़ा समझ लें कि चार्ज, क्वांटाइज का मतलब पैकेट होता है, छोटा पैकेट, स्मॉल पैकेट, उसको क्वांटा कहते हैं बेसिकली। ठीक है। एनर्जी का पैकेट आप यूं समझ लीजिए इसको। ये जब भी चार्ज मूव करेगा, ये उस पैकेट, पूरे पैकेट के पूरा का पूरा पैकेट ही मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा चार्ज मूव कर रहा है।
पॉजिटिव चार्ज एक चार्ज है, वो पूरा जाएगा, कहीं भी जाएगा, जब भी उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको एक पूरे को एक चार्ज कंसीडर करेंगे, ऐसा कतई नहीं करेंगे कि आधा चार्ज गया या आधा नहीं गया। तो क्वांटाइज़ का वो कांसेप्ट होता है। कंज़र्वेशन अगेन एनर्जी कंज़र्वेशन का कांसेप्ट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है? ये ओवरव्यू है चार्जेस का। अब चार्जेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। वो 3 मेथड हैं चार्ज प्रोडक्शन के। वो मेथड हम डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस भी करते हैं, कुछ को पता होगा और कुछ को इसका आइडिया नहीं होता। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज को प्रोड्यूस करना। अब देखिए चार्ज बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है। थोड़ा-सा मैकेनिज़्म समझिएगा। ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर जो चार्ज होगा ये ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अब मैंने इसको चार्ज को एक्साइट करना है। एक्साइट करूँगा, मैं इसको रब करता हूँ तो मैं वार्म महसूस करता हूँ, इधर हाथ गरम हो जाता है। ये एक्चुअली इस तरीके से है कि मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, उनको मैंने रब करने की वजह से एक एनर्जी प्रोवाइड की और वो एक्साइट होके अब इस हाथ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन हाथ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हर बॉडी के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं। लेकिन उसको हमने चार्ज करना कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं ना चार्ज करना, वो बेसिकली हम उसके चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करके एक्साइट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने इसके ऊपर चार्ज प्रोडक्शन की। ठीक हो गई बात। अब प्रोडक्शन के 3 तरीकेकार हैं, प्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला है फ्रिक्शन, व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन टू द अदर। अब बेसिकली क्या होता है, कोई भी 2 बॉडीज़ को हम जैसे हम हाथ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इसको जब हम रब कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ हाथों को, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि चार्जेस ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो बे ये जो ऊपर हम हीट फ़ील कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेज़ होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल में रबिंग अ बलून ऑन योर हेयर व्हेन योर मेक्स योर हेयर्स स्टैंड। अब आप क्या करते हैं, बलून को ब्लो करें और उसके बाद उसको अपने बालों पे रब करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप थोड़ा-सा करीब लेके जाएँगे, आप देखेंगे बाल आपके सीधे खड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? वो प्रोडक्शन की वजह से होता है, चार्जेज़ के प्रोडक्शन की वजह से। इसकी एक आसान सी एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ, चार्जेज़ को एक्सपीरियंस करने की, जो हमारे कुछ टाइम पहले तक एक मौसम आ रहा था, खुश्की वाला मौसम। उस खुश्की वाले मौसम में क्या होता है, अपने हाथ बाजू के हाथ के पास से भी आप अपने हाथ लेके जाते हैं, तो आपके ये बाल जो होते हैं हाथ के, वो एकदम स्ट्रेट खड़े होना शुरू हो जाते हैं। या कई दफ़ा आप देखते होंगे, आप कोई ऐसा फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा फैब्रिक आप पहनते हैं, कपड़ा कोई ऐसा पहन रहे होते हैं जो आपकी बॉडी के साथ चिपक रहा होता है और वो चिंगारी की सी आवाज़ भी उसमें से क्रिएट होती है। ये बेसिकली चार्ज प्रोडक्शन हुई होती है, ड्राइनेस की वजह से चार्ज हमारी स्किन के सरफेस पे आ जाते हैं और जब उससे ऐसा मटेरियल लगता है जिसमें अपोज़िट चार्ज ज़्यादा होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अगर कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज थे वो हमारी स्किन के ऊपर आ गए, तो एक कपड़ा ऐसा आया जिसके अंदर पॉज़िटिव चार्ज था, ज़्यादा तादाद में पॉज़िटिव चार्ज था। जैसे ही वो हमारे बॉडी के साथ टच हुआ तो हमारे बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो गए। जैसे ही वो चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो गए, इट मीन्स ये उसके रगड़ की वजह से एक फ्रिक्शन क्रिएट हुई, इस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोडक्शन हुई। फिर रबिंग अ प्लास्टिक स्केल ऑन ड्राई क्लॉथ, किसी भी प्लास्टिक स्केल को जब हम ड्राई क्लॉथ के साथ रब करेंगे यूजिंग इट टू अट्रैक्ट अ पेपर बिट्स। अब किसी भी प्लास्टिक के पाइप को आप लेकर या प्लास्टिक के स्केल को लेकर जब आप उसको अच्छी तरह कपड़े से किसी फैब्रिक से रब करेंगे, तो आपने रब करने के बाद उसमें क्या क्रिएट किया, उसके अंदर चार्ज क्रिएट किया। फिर आप कुछ पेपर काट लेंगे, पेपर के पेजेज़, और जैसे ही उसके करीब लेके आएँगे, आप देखेंगे वो पेपर उसके साथ चिपक रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन थ्रू फ्रिक्शन। फिर दूसरा मेथड होता है कंडक्शन का। कंडक्शन मतलब ये कांसेप्ट आप पढ़ के आए हुए हैं पहले, कंडक्शन क्या होती है, और जो पिछले 1-2 क्लासेस छोड़ के आप पढ़ के आए थे। कंडक्शन व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इट ट्रांसफर्स सम चार्ज टू इट। If you touch a metal rod with a charged glass rod, the metal rod also gets some charge. तो बेसिकली दूसरा तरीकेकार क्या है कंडक्शन का, जब आप एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करते हैं तो उधर से चार्ज पार्टिकल मूव होना शुरू होते हैं दूसरी तरफ। अब जरा इधर एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लें, क्लियर समझ लें, ताकि आपको आगे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी कहानी क्लियर नजर आए। कोई भी बॉडी हमारे पास 3 तरह की होती है, या हम कहेंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, या वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, या वो बॉडी न्यूट्रल है। पॉजिटिवली चार्ज कौन-सी होगी? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर सारे ही पॉजिटिव चार्ज होंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर मेजॉरिटी जो होगी ना वो पॉजिटिव चार्ज की होगी, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है क्योंकि जब एटम है, एटम के अंदर तीनों चार्जेस मौजूद हैं तो तीनों चार्जेस, तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी डोमिनेंस ज्यादा है, हम उस बॉडी को पूरा वही नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इट मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। दूसरी बॉडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, ऐसी बॉडी जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस बराबर ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज। तीसरी बॉडी हमारे पास हो जाती है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल वो बॉडी होती है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एक बॉडी है, इसके अंदर अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और बहुत सारे 3, 4, 5, 6 नेगेटिव चार्ज हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। फिर ऐसी ही दूसरी कोई बॉडी है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव सिर्फ 2 हैं या 3 है, मतलब उससे क्वांटिटी कम है, इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। फिर एक बॉडी ऐसी आ जाती है जिसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, वो बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। ना वो पॉजिटिवली डोमिनेटेड है ना वो नेगेटिवली डोमिनेटेड है, तो वो न्यूट्रल चार्जेस के न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। तो जब भी किसी चार्ज बॉडी को हम किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इधर से जो एक्स्ट्रा इजाफी चार्ज होता है वो इस साइड के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, तो ये चार्ज प्रोडक्शन हो जाती है क्योंकि वो चार्ज फिर अपीयर हो जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। तो ऐसी मैकेनिज्म से प्रोडक्शन करना चार्ज की हम कहते हैं उसे कंडक्शन। ठीक, तीसरा हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो इंडक्शन का है। अब इंडक्शन में हम क्या करेंगे, अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कॉज अ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड इट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी को जब एक न्यूट्रल बॉडी के सिर्फ करीब लेके आए, इतना करीब कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आ जाए, हम उसको डायरेक्टली टच ना करें, ठीक है। फिर उस दौरान जो चार्ज प्रोडक्शन होती है, चार्ज ट्रांसफर होती है, वो चार्ज बेसिकली इंडक्शन कहलाती है। इंडक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में के अंदर क्लियर एक कंसेप्ट मौजूद है और हम उसमें जाके अगले उसमें पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे। Bringing a charged balloon near a small paper piece make them jump even if the balloon doesn't touch it। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल कि अगर मिसाल के तौर पे आपके बालों में तेल लगा हुआ हो, आप उसके बालों में अपने बालों में थोड़ी देर कोम फेरें, कंघी फेरें, उसके बाद वही कागज के कुछ टुकड़े अपने पास रख लें और सिर्फ उसके करीब लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है, कागज के टुकड़े को आपका कोम अट्रैक्ट करेगा उस तरीके से। दैट इज अ इंडक्शन ऑफ चार्जेस। बेसिकली आप चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं विदाउट टचिंग इट। तो चार्ज प्रोडक्शन के 3 मेथड हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब हमने बात की भाई दो चार्जेस जो भी होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिवली लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब कूलम्ब्स क्या कहता है, कूलम्ब्स कहता है कि उनके दरमियान जो फोर्स होगी ना, एक मिसाल के तौर पर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी है, और दूसरी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या वो चार्ज है कोई, उसको मैं एक पॉइंट से जाहिर करता हूँ। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट, ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है। अब इन दोनों चार्जों को क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेल रहे होंगे, तो इनके दरमियान जिस फोर्स से धकेल रहे होंगे उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रो मींस चार्ज या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, स्टैटिक मींस चार्जेस एट रेस्ट। अभी हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें वो चार्जेस एट रेस्ट की बात करें, जब चार्ज एक पड़ा हुआ हो, मूव ना कर रहा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये उसी तरीके से जैसे आप दो मैग्नेट्स को अगर अपने दो हाथों में मैग्नेट्स पकड़ के उनको करीब लेके आएंगे
तो एक साइड से वो चिपक रहे होते हैं, एकदम अट्रैक्ट करते हैं, जब आप उसको एक मैग्नेट को फ्लिप करते हैं, तो वो रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। अब वो रिपल्जन आपको नज़र नहीं आ रही होती, वो आपको फ़ील हो रहा होता है कि ये खिंचाव या रिपल्जन या अट्रैक्शन कुछ ऐसा महसूस हो रहा होता है, हाथ के ऊपर आपको फ़ोर्स महसूस हो रही थी कि कोई चीज़ बीच में एक्ज़िस्ट करती है। दैट इज़ बेसिकली अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हम मैग्नेटिज़्म में पढ़ेंगे सही तरीके से। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी यही मैकेनिज़्म होता है, लेकिन उसको हम यूजुअली चार्ज को उठा के हम चेक नहीं कर सकते, तो एनालॉजी के लिए हम मैग्नेटिज़्म की एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जब आप जैसे वो चीज़ फ़ील करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स भी इसी तरीके से होती है। अब कूलम्ब क्या कहता है? वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। अब जब फ़ोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, अट्रैक्शन की या रिपल्जन की फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान होगी बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, उनकी मिकदार कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको याद हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिर्फ वो कंसेप्ट आइडिया ज़हन में रखना। वो हम बड़े मासेस की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये सेम उसी तरह का लॉ है। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर अगेन एक पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस डिस्टेंस के ऊपर है। अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ या इधर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, आपको सही समझ में आ जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। Q1 ये है से सपोज, और ये Q2 है, तो इनके दरमियान इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको जरा थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। से सपोज आपके पास एक चार्ज था Q1, चार्ज को बेसिकली Q से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है? और दूसरा चार्ज आपके पास कुछ डिस्टेंस के ऊपर था, पॉजिटिव चार्ज, जो कि Q2 था। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स और रिपल्जन होगी, इन दोनों के दरमियान ऐसी फोर्स होगी, ये इसको इस साइड धकेल रही होगी और इसको इस साइड धकेल रही होगी। अब ये बोल रहा है फोर्स ऑफ जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, अट्रैक्शन या रिपल्जन, हम इधर रिपल्जन की बात कर रहे हैं, दैट फोर्स ऑफ रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 एंड इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस R है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन देम। जितना ज्यादा दूर चार्जेस होंगे उतनी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम होगी, और जितने बड़े चार्जेस होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ज्यादा होगी, जितने छोटे चार्जेस होंगे उतनी कम होगी, जितना करीब होंगे उतनी ज्यादा होगी, और जितना दूर होंगे उतनी कम होगी। आ जाए अब वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, हमने बोलता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। के दो जो बॉडीज हैं बड़ी मतलब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे होते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में बेसिकली, तो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, और ये इनके मासेस m1 और m2, ये जितना बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती हैं। हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक इक्वल की साइन आती है और कोई कांस्टेंट आता है, इधर वो कांस्टेंट k आ रहा है। अगर मैं इसको या इसको हम इस तरीके से कर लें, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई क्यू डायरेक्ट रिलेशन की, और दूसरी हमारे पास बन गई इनवर्स रिलेशन की। तो मैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम फोर्स जिसे हम कहते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वही तरीका जो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में करके आए थे। तो फोर्स जब भी प्रोपोर्शनैलिटी की सिंबल हटती है तो इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट आता है, इधर वो कांस्टेंट मैं फिलहाल k दे रहा हूँ, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ का बेसिकली एक फार्मूला हमारे पास बन जाता है। अब कूलम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि भाई उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी मैग्नीट्यूड कितना है चार्जेस का, और इनवर्स प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना दूर होंगे उतनी कम फोर्स, जितना करीब होंगे उतनी ज्यादा फोर्स।
अच्छा। अब ये बात समझ में आ गई। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि 2 चार्जेस हमने कंसीडर किए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हिच आर डिस्टेंस अवे थे। तो उनके दरमियान ये कुछ इस तरीके से रिलेशन निकला, तो इसको हमने इक्वेट किया और इधर K की सिंबल दे के हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब मुझे इधर एक बात बताएँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन देम जो होगी, उस फोर्स को मेज़र करने का ऐसा यूनिट क्या होगा? जो कूलम्ब फोर्स होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी, 2 चार्जेस के दरमियान, उसको मेज़र करने का फ़ॉर्मूला ऐसा यूनिट क्या होगा? किस ऐसा यूनिट के अंदर हम मेज़र करेंगे? जी, जल्दी बता दें। जी, बोलें। इरफ़ाना नहीं, एम्पेयर आप कहना चाह रही हैं, लेकिन एम्पेयर नहीं होगा। हाँ जी। लेकिन बेसिक कांसेप्ट आप मिस आउट कर रहे हैं, बेसिक कांसेप्ट, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मैंने आपको एक फोर्स बार हाँ जी, हाँ, फोर्स क्या होगी? उसका न्यूटन ही। एग्ज़ैक्टली, मैंने आपको पहले ये बात कही थी, आपने कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, फ़ोर्स को मैं एक्स, वाई, ज़ेड नाम दे दूँ आपको, मैंने 10 दफ़ा कहा था फोर्स कि का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता। बिल्कुल न्यूटन होता है, इसका भी न्यूटन ही होगा, जो कूलम्ब फ़ोर्स होगी, चार्जेस के दरमियान उसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन होगा। तो इस मामले में क्लियर आपने रहना है कि डज़ नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ फ़ोर्स वी आर डिस्कसिंग, इफ इट इज़ फ़ोर्स देन इट्स ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन, ठीक है? अब हम इधर थोड़ी-सी और बात आगे बढ़ा देते हैं। हमने एक कूलम्ब्स फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला जनरेट किया, वो फ़ॉर्मूला था F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? अब इसके अंदर ये जो K कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऐसा नहीं है, पहले हम कांस्टेंट ले रहे थे, उसकी वैल्यू 1 के बराबर करके इक्वेशन सीधी-सीधी कर देते थे। इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है। ये K बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अब ये सिंबल जो होती है, ये एप्सिलॉन नॉट की होती है, इसके आगे नॉट होता है, छोटा-सा एक ज़ीरो सा छोटा-सा बना होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो अगर हम K की जगह पे एप्सिलॉन नॉट लिख दें, तो इधर हमारे पास K था, हमारे पास न्यूटन बोला कूलम्ब्स लॉ का जो फ़ॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा F इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला ये है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्योंकि K के बराबर है, तो हम सिंपली इधर K लिख देते हैं और आगे उसकी वो इक्वेशन कर देते हैं। अब ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एक कांस्टेंट है, 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी, हमने इसका ये वाला मैकेनिज्म करके याद है हमें, उधर हम एक कांस्टेंट G कैपिटल लिख रहे थे, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 थी, ठीक है? ये याद है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इधर उसी तरीके से हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, जो कि है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 8.9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है? इसको हम लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी कहते हैं। आप 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ध्यान में रखिएगा, ये वैल्यू हम यूजुअली यूज़ करते हैं इसको राउंड ऑफ करने के बाद। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K की कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक? अब इसके अंदर K की ये देखें, इधर एप्रोक्सीमेट वैल्यू भी दी हुई है आपको, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये उसी तरीके से जैसे हमने कैपिटल G की वैल्यू याद रखी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो इसी तरह से जो K हमारे पास होगा, जो कूलम्ब्स लॉ का कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसके अंदर 1 अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये ज़हन में रख लें। पाई इज इक्वल्स टू 3.14, जहाँ पे भी पाई होगा वहाँ पे 3.14 दे देंगे। ये हम जब वॉल्यूम्स का फार्मूले पढ़े थे, तो उस वक्त हम पढ़ के आए थे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है बेसिकली, वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर होती है। यूनिट्स को आप छोड़ दें, इसमें कंफ्यूज होंगे, यूनिट्स को आप फिलहाल रहने दें, ये यूनिट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। और इसकी ये वैल्यू भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब एप्सिलॉन नॉट बेसिकली होता है क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रीड्स एट एप्सिलॉन नॉट। अब बेसिकली मैकेनिज्म क्या है कि दो चार्जेस हैं ना, वो दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। से सपोज ये Q1 था और ये हमारे पास
Q2 एक चार्ज है, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया। अब ये चार्जेस यहाँ से यहाँ तक ये सेपरेट हैं, तो इस एरिया में कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, या कोई और मीडियम हो सकता है। वो मीडियम कितनी फोर्स को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है इस साइड जाने के लिए, या कितनी फोर्स को इधर से इधर आने के लिए परमिट कर रहा है, उस परमिटिविटी को हम, उस परमिशन को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कर सकते हैं कि उसमें कितनी एलियत है। जैसे एयर के अंदर वो फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर के अंदर थोड़ी कम होगी, और कोई मीडियम आ जाएगा उसके अंदर और कम होगी। तो बेसिकली परमिटिविटी जो होती है ये हमें बताती है फ्री स्पेस कितना है। जो स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस जो स्पेस वो फील्ड या वो मीडियम अलाउ कर रहा है टू प्रोपगेट फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको कहते हैं। इसके अंदर याद क्या रखना है आपने भाई, इसके अंदर रिलेशनशिप आपने याद रखना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और के की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वो 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। आपने ये दो तीन चीजें याद रखनी है। और कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्ज पॉइंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन का मैग्नीट्यूड बताने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरी एक और बाइट इधर मेरे जहन में आ गई कि ये एक लॉ होता है, जिस भी इक्वेशन के अंदर नीचे वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाए और वो सिंगल टर्म हो, जैसे इधर आर है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली क्या होता है, ये एक जो भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए, हम उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। अब आपसे सवाल इस तरह से कर सकता है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्स इज, ऐसे आया हुआ है, कोई लेक्चरशिप में शायद आया हुआ है कि वो इज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ या क्वाड्रेटिक लॉ या दूसरा तीसरा एक्स वाई जेड होगा। तो आपने जहन में रखना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नीचे भी आर स्क्वायर आता है, इट मींस वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। कूलम्स फोर्स वाले कूलम्स लॉ के नीचे भी आर स्क्वायर आता है, तो इट मींस वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास है कूलम्स लॉ चार्जेस का। उसके बाद देख लें, 3 equal positive charges are placed at the corner of an equilateral triangle. What is the direction of the net force on any one charge? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, चलें आ गया है सामने, मैंने ऐड किया हुआ है शायद, तो बताता हूँ। अब वो कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, सेम इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और वो चार्जेस जो हैं पॉजिटिवली हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। वो किसी एक ट्राइंगल के ऊपर, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, उस ट्राइंगल के ऊपर प्लेस किया गया है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। इस ट्राइंगल के एक कोने के अंदर Q1 है, एक कोने पे Q2 है, और एक कोने पे Q3 है, ठीक है। अब Q1 Q2 को रिपेल कर रहा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और Q2 भी Q1 को रिपेल कर रहा होगा। इसी तरह से Q1 Q3 को रिपेल कर रहा होगा, और Q3 Q1 को भी, Q2 को भी रिपेल कर रहा होगा। सिमिलरली Q1 Q3 को रिपेल कर रहा होगा, और Q3 Q1 को रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब इनमें से किसी भी चार्ज की नेट फोर्स कहाँ पे लगेगी, क्या वो टूवर्ड्स सेंटर लगेगी, या अलोंग द बाइसेक्टर लगेगी, परपेंडिकुलर टू वन साइड लगेगी, या अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगी? क्या आइडिया आपका, कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चले आया हुआ है तो आइडिया समझ लेंगे आप। सी, परपेंडिकुलर टू वन साइड। और कोई बताना टुवर्ड्स चाहे? सेंटर। सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लें, मैंने इसलिए कहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अलोंग द बाइसेक्टर लगेगी। बाइसेक्टर क्या होता है कि दो जहां पे भी एंगल मिल रहे होते हैं उधर से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसका बाइसेक्टर होता है। इधर से इसका ये बाइसेक्टर होगा, इधर से एक इसका ये बाइसेक्टर होगा। तो बेसिकली सेंटर तो ये बनता है, लेकिन सेंटर में नहीं लगेगी, वो इस बाइसेक्टर लाइन पे लग रही होगी। क्यों? क्योंकि तीनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तीनों एक दूसरे को बाहर खींच रहे हैं।
धकेल तो एक दूसरे को बाहर रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स तीनों की जो लगेगी वो अलोंग द बाइसेक्टर लगेगी। ठीक, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाता क्योंकि फिर बात बहुत आगे चली जाएगी, ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स एफ, इफ द साइन ऑफ वन चार्ज इज रिवर्स्ड द फोर्स इज। अगर दो चार्जेस हैं, एक दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को एक फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दूसरे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर इनमें से मैं एक चार्ज को रिवर्स कर दूं, से सपोज ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर दूं, अब मुझे ये बताएं, इफ द साइन ऑफ द वन चार्ज इज रिवर्स द फोर्स विल, डबल हो जाएगी, अब फोर्स जीरो हो जाएगी, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब है आपको कंसेप्ट थोड़ा सही क्लियर समझ में आ रहा है। अब आ जाए थर्ड पे, टू चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन ऑन ईच अदर। दो चार्जेस हैं जो 4 न्यूटन की, देखिए इधर फोर्स का यूनिट हमने न्यूटन लगाया है, डज नॉट मैटर कौन सी फोर्स है, अगर फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन होगा। 4 न्यूटन ऑन ईच अदर when placed 2 centimeter apart, what will be the force if the distance is increased to the 4 centimeter? दो चार्जेस थे, उनके दरमियान डिस्टेंस जो था वो 2 सेंटीमीटर था। अब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर कर दिया। बताएं फोर्स क्या, फोर्स पे क्या इफेक्ट करेगी? सर ए 1 न्यूटन हो वन जाएगा। जी सर। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगी, पहले फोर्स थी 4 न्यूटन, डिस्टेंस डबल किया, फोर्स कितनी हो जाएगी? सर 1 न्यूटन, 1 फोर्स हाफ हो। न्यूटन। और कोई बताए? जी 2 न्यूटन, इरफाना 2 न्यूटन। देखें अब आप वही इक्वेशन सर उठाएं। फोर्स भी इंक्रीज होगा। जी क्या कह रही हैं, कौन कह रहा है ये? सर अब फोर्स भी इंक्रीज होगा। नहीं नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, फोर्स इंक्रीज नहीं होगी। आप सवाल दोबारा जरा ध्यान से पढ़ें। दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान फोर्स है 4 न्यूटन, ठीक है, और उनके दरमियान डिस्टेंस था 2 सेंटीमीटर का, डिस्टेंस हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली फोर्स कम हो जाएगी। हम ये रिलेशन देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम रखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया ना, 4 सेंटीमीटर कर दिया, इट मींस डबल कर दिया। अब अगर इसी सवाल को मैं इस तरीके से पूछूं, अगर उनके दरमियान डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स उसकी हाफ हो जाएगी ना, स्क्वायर का रिलेशन है। जी सर 1 न्यूटन थी। स्क्वायर 1 न्यूटन कैसे हो गया? हाफ 4 न्यूटन का हाफ क्या होगा? 1 न्यूटन। फिर अब आपको अगर मैं इस तरह सिंगल और डबल करके ऐसे कहता ना कि अगर उसकी फोर्स हम डबल कर दें तो आप एग्जैक्ट मुझे बताते कि उसका डिस्टेंस डबल कर दिया है तो फोर्स हाफ हो जाएगी, लेकिन इधर वही बात की है, सिर्फ वैल्यूज दे के बात की है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसके अंदर। तो जब फोर्स हाफ होगी, पक्की बात है फोर्स हाफ होगी, तो 4 का हाफ तो 2 न्यूटन होगा ना। आई समझ में बात? जी सर वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ जी आपने इरफाना सही कहा है, तो वो 2 न्यूटन आपने सही कहा है बिल्कुल, ठीक है।